इस वीडियो में हम लोग अभी बेसिकली 10th क्लास के कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। दो चर वाले रेखीय समीकरण जो भी लीनियर इक्वेशन होती है दो वेरिएबल वाली। ठीक है, 9th क्लास में वन वेरिएबल वाली है और 10th क्लास में टू वेरिएबल वाले और रेखीय समीकरण है ना, लीनियर इक्वेशन है। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्रतिस्थापन का आता है, विलोपन का आता है। ठीक है, और ये दोनों मेथड है हमारे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये दोनों ही बहुत इजी है, जिसे हम हिंदी में प्रतिस्थापन और विलोपन बोलते हैं। कुछ बेसिक चीजें हमें नहीं आती हैं, उसके कारण हम लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पहली गलती हम लोग कर देते हैं प्लस माइनस इंटू डिवाइड में या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर देते हैं। दूसरी चीज हमें इक्वेशन बनाना नहीं आता, और अगर इक्वेशन बना भी लेते हैं तो हमें पुट करना नहीं आता है। तो एक एक चीज मैं बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मगर बिल्कुल एक्सप्लेन करके अच्छे से पूरा अच्छी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये जो फर्स्ट वीडियो हमारी है इस चैप्टर की, इसे आप लोग बहुत अच्छे से देखें, ताकि आपको और भी बाकी के सारे क्वेश्चन करने में थोड़ा आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना एक फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन के साथ हम पहले उसके बेसिक्स को समझेंगे और उसके बाद उस क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करेंगे। सो ये हमारे 10th क्लास के थर्ड चैप्टर का 3.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, जिसे हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने वाले हैं। इंग्लिश में हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आता ही आता है। और कुछ स्टोरी प्रॉब्लम्स आती है, आप उनको भी इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा विलोपन विधि हम उसके बारे में नेक्स्ट अपनी वीडियोस में बात करेंगे। तो अभी हम इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से समझना, बहुत ही एक एक स्टेप बताने वाला हूँ मैं। कभी भी हमको सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं दोनों में से सबसे इजी इक्वेशन कौन सी है। इजी इक्वेशन का मतलब ये है कि क्या ऐसी कोई इक्वेशन है जिससे हम डायरेक्ट तीसरी इक्वेशन बना सकते हैं। चलो हम और बेसिक से बात करते हैं। सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि हमारे पास जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में क्या ऐसा कोई वेरिएबल है, ऐसा कोई चर है जिसके साथ कोई संख्या मल्टीप्लाई नहीं कर रही है, यानी कि 1 के अलावा 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर है वो उसके साथ मल्टीप्लाई न कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, तो यहाँ पर मान के चलो अगर ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, तो ये इक्वेशन हमारी नॉर्मल है। मगर ये नॉर्मल कब नहीं होती है, जब ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 होती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, x के साथ भी कुछ गुणा कर रहा है, यानी कि x के साथ x का गुणांक क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, और y का गुणांक क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, फिर हम दूसरी इक्वेशन देखेंगे, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को छोड़ देंगे, सेकंड इक्वेशन को देखेंगे। मगर हमारे पास ये बहुत ही नॉर्मल इक्वेशन है, हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाले हैं इसको, इसी से हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो सेकंड इक्वेशन है, दोनों ही बहुत ही इजी है। तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको क्या मानेंगे, सेकंड इक्वेशन मानेंगे। ठीक है, तो हमको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि हमें पहली इक्वेशन से तीसरी इक्वेशन बनानी है, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन भी है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों को प्रोसेस याद रखनी है, मैं यहाँ पर लिखते जाता हूँ और प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखनी है। वो स्टेप क्या होंगी, समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाना है, समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाना है। ठीक है, हो रहा है क्या। समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाना है। तो समीकरण 1 से समीकरण 3 कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे जैसा मैं लिखवा रहा हूँ, एज इट इज आपको पेपर में करना है। ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन को आप एक ही लिख सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मैं यहाँ से एक लाइन लिख देता हूँ ताकि अभी हमें जरूरत पड़ेगी जगह की और स्पेस की। ठीक है, ठीक है, सो इंग्लिश वाले बाय इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे। अब जैसे ही हम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे या समीकरण 1 से लिखेंगे, तो अगेन हमको एक फर्स्ट वाली इक्वेशन फिर से नोट करनी है। ठीक है, और हमको ये रो का साइन देना है। ठीक है, एरो बनाना है हमको। ठीक है, एरो और बराबर में बहुत अंतर होता है। बराबर मतलब ये बराबर है इसके, और एरो का मतलब होता है इसके बाद। ठीक है, तो आपको एरो और बराबर में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एरो, उसके बाद क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 14, इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से हमने लिख दिया, तो हमने क्या किया, सबसे पहले समीकरण 1 उतारा। अब हमको क्या करना है, समीकरण 3 बनाना है। तो हम देखेंगे x भी प्लस का है और y भी प्लस का है, तो हम x से भी इक्वेशन बना सकते हैं और y से भी इक्वेशन बना सकते हैं। मैं दोनों से बना के बताता हूँ, मगर लेकर एक चलेंगे हम। पहले हम बनाते हैं x से, तो जब मैं x के लिए समीकरण बनाऊंगा तो x को यही रखूंगा और बाकी को क्या कर दूंगा, बराबर के उस साइड भेज दूंगा। तो यहाँ पे बराबर के उस साइड क्या चल रहा है, 14 चल रहा है, और ये y यहाँ प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आया। और ये हो गई आपकी इक्वेशन
थर्ड। समझ में आ गया? तो हमने क्या कर दिया, पहले समीकरण 1 से समीकरण 3 बना लिया। तो इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड में रखना है। ठीक है, क्या करना है, समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखना है। तो हम यहाँ पे एक स्टेप और एक कर लेते हैं। स्टेप अगली क्या हो जाएगी हमारी, पहली स्टेप हमारी थी समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाना। दूसरी स्टेप क्या हो जाएगी, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। स्टेप बाय स्टेप आप याद कर लो, 4 से 5 स्टेप में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, समीकरण क्या करना है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो जब हमने ये लिख दिया कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमें फिर से अगेन समीकरण 2 को उतारना पड़ेगा। समीकरण 2 क्या है, x - y = 4। सो हमें क्या करना है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखना है। क्या करना है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखना है। देखो समीकरण 3 जो हमने बनाया है वो हमने किसके लिए बनाया है, x के लिए बनाया है। x बराबर से 14 - y है। समीकरण 3 किसके लिए बनाया है, हमने x के लिए बनाया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि समीकरण 3 का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे, यानी कि समीकरण 2 में रखेंगे, तो जहां पर x है, जहां पर x है वहां पर x ना लिखकर हम इसकी वैल्यू को लिख देंगे। समझ में आ गया, क्लियर है? अगर x का मान हमने, अगर समीकरण 3 का मान x के लिए निकाला है, तो जब हम समीकरण 2 लिखेंगे तो वहां पर हम x की जगह पे x का मान रखेंगे। अगर हमने y के लिए समीकरण 3 बनाया है तो हम y की जगह y का मान लिखेंगे। तो हम उसको पहले सॉल्व करके देखते हैं, तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैंने x के लिए मैंने समीकरण 3 बनाया है, तो मैं x को रेग से कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सा इजी लगेगा। ठीक है, सो अगर हम लोग समझेंगे समीकरण 2 हमारे पास क्या होगा, x - के y = 4, x - के y = 4। अब हम इक्वेशन को पुट करने जा रहे हैं। तो देखो y = 14 - y, ठीक है ना, सॉरी x = 14 - y है। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, 14 - y। क्या लिख देंगे, 14 - y, और हम इसको क्या कर देंगे, ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या चल रहा है हमारा, माइनस का y चल रहा है एज इट इज, और ये 4 चल रहा है एज इट इज। ठीक है, समझ में आया? x की जगह पे हमने क्या कर दिया, x की जगह पे उसका मान रख दिया है, x की जगह पे क्या कर दिया है, 14 - y रख दिया है। ठीक है, ये समझने के लिए मैंने रेड पेन से करा था कि आप लोग इसको कंफ्यूजन मत हो। ठीक है, अब हम इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 14 - के y माइनस वाई इक्वल टू 4। देखो मैंने यही सेम चीज अभी दोबारा से यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको समझा सकूँ आराम से, है ना। देखो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक, तो हम देखेंगे यहाँ पर 40 माइनस के y, और यहाँ पर क्या है माइनस y इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास 4, एज चल रहा है, इज इक्वल टू। अब फिर हम देखेंगे दोनों वेरिएबल हमारे पास क्या है, यहाँ पर है वेरिएबल क्या है, दोनों y है हमारे पास, y माइनस का और ये माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक y है, देखो ये y के साथ कुछ भी नहीं चल रहा है। जैसे अगर यहाँ पे 2y होता तो मतलब y के साथ एक कांस्टेंट क्या चल रहा है हमारा, 2 चल रहा है, मगर यहाँ y के साथ कुछ नहीं है। तो जब किसी के साथ कुछ नहीं होता तो हम क्या मान लेते हैं, इसके साथ 1 मान लेते हैं, है ना। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया अपनी वीडियो में कि हम x को गाय मान लेते हैं, y को भैंस मान लेते हैं। तो सपोज करो कि यहाँ y बराबर से क्या है, गाय है। ठीक है, अगर आपको ये जोड़ने लगाने में दिक्कत होती है तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो यहाँ पर कितनी गाय है, एक गाय है, और यहाँ पर कितनी गाय है, एक गाय है। तो माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो अगर मैं एक गाय और एक गाय को जोड़ दूं तो टोटल कितनी गाय हो जाएंगी, 2 गाय। एक गाय और एक गाय, एक गाय और एक गाय कितनी हो गई, 2 गाय हो गई। तो हम क्या कर देंगे 2y। मगर आपको ध्यान देना है कि जब भी दोनों में से जो बड़ा होता है, जैसे कि अगर 2 है और 3 है, इसके आगे माइनस साइन है, इसके आगे प्लस का साइन है, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। मगर बड़ी संख्या के आगे माइनस साइन होता है तो हम इसके आगे माइनस लगा देते हैं। मगर यहाँ देखोगे आपकी दोनों सेम है, क्या है, दोनों सेम है। यानी कि अगर हम y को हटा दें, सिर्फ 1 को लेकर चलें तो एक माइनस का 1 है, दूसरा भी माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस प्लस तो हो गया, मतलब कि 2 तो हो गया। मगर अब इसके आगे साइन का आएगा क्योंकि दोनों तो सेम नंबर है, बड़ा तो है ही नहीं कोई इसमें से, ना कोई छोटा है। तो जब भी सेम नंबर के आगे माइनस का साइन लगे हो तो आंसर हमेशा क्या आता
आता है, माइनस में आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, 14 बच रहा है। क्योंकि ये कांस्टेंट है और हमें उसको बराबर के उस साइड करना है, तो बराबर के उस साइड 4 पहले चल रहा था, ये प्लस का उधर जाकर माइनस का हो गया, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे माइनस का 2y चल रहा है इज इक्वल टू, अब देखो ये 4 का आएगा प्लस का, 14 का आएगा माइनस का, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आया, 10 आया। अब दोनों में से बड़ा कौन है, 14, 14 का आएगा माइनस आएगा, तो आंसर क्या में आएगा हमारा, माइनस में आएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस से माइनस हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं जो माइनस का 2 जब मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो वहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट करके आप भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है किससे, y से, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट, कांस्टेंट वेरिएबल दोनों साथ में है, मतलब तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो हमें y का मान निकालना है, तो y यही लिखेंगे, 10 यहाँ चल रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 था, यहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हम इसको काट सकते हैं क्योंकि दोनों सामने 2 1 2 2 5 10। तो यहाँ पर देखो y का मान क्या निकल कर आया हमारे पास, 5 आ गया। y का मान क्या निकल के आया, 5 आ गया। अब जैसे ही y का मान आ जाता है, जैसे ही y का मान आ जाता है, तो हमारी तीसरी प्रोसेस क्या होती है, ध्यान से समझना। अगर आप x के लिए समीकरण पहले बनाएंगे तो मान पहले y का निकलेगा, अगर आप y के लिए समीकरण बनाएंगे तो पहले मान किसका निकलेगा, x का निकलेगा। तो अब हमारा जो कि y का निकल गया है, तो हम यहाँ पर कंडीशन बना लेते हैं कि y का मान मिलने पर उसे समीकरण 3 में रखना है। ये जस्ट आपके याद करने के लिए, ठीक है ना, ऐसा ही सब कुछ लिखना कहीं नहीं है, ये जस्ट आपको याद करने के लिए फिंगर काउंटिंग करके पहली स्टेप हमको ये करना है, दूसरी ये करना है, तीसरी ये करना है। तीसरी स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या लिखा है हमने, y का मान मिलने पर समीकरण 3 में रखने पर, मतलब हम अगर इसको लिखेंगे सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। आप y का मान अगर समीकरण 1 में भी रखेंगे तो भी आंसर आएगा, 2 में रखेंगे तो भी आएगा, 3 में रखेंगे तो भी आ जाएगा। मगर हम 3 में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि एक हमने पहले ही सेपरेट करके रखा हुआ है और हम सीधे सीधे मान रखकर इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास, ये देखो x बराबर से 14 माइनस का y, x बराबर 14 माइनस y, इक्वेशन थर्ड हमारी। ठीक है, तो x बराबर से 14 माइनस y का मान हमारे पास क्या निकल कर आया, 5 निकल कर आया। ठीक है, सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 14 प्लस का 5 माइनस का प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। दोनों में से बड़ा 14 है, 14 का आएगा प्लस साइन है, तो आंसर हमारा टाइम आएगा प्लस में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक मान जो निकल कर आया है वो निकल कर आया है 5, दूसरा मान निकल कर आया है हमारा 9। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने एक एक पॉइंट अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाया है और इसी तरीके से आपको पेपर में भी लिखना है, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, सो अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे। सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं और हम सबको उसी हिसाब से समझेंगे। ठीक है, सबके बेसिक्स को पहले समझेंगे, उसके बाद वो सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को और अपने स्कूल के ग्रुप को, कोचिंग के ग्रुप को, सबको ये वीडियोस को शेयर करें। ठीक है, सब लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक